गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की एग्रीकल्चर बायो, ठीक है, जिसमें अपना लेसन पहला अपना चल रहा था पादप प्रजनन, परिभाषा, उद्देश्य एवं विधियाँ। विधियों में अपन इस अध्याय में चल रहे थे और कल अपन ने एक उत्परिवर्तन स्टार्ट किया था। उत्परिवर्तन के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था, तो देखिए उत्परिवर्तन अपन ने कंप्लीट किया था और उत्परिवर्तन के बाद अपन ने बहुगुणिता अपन ने पढ़ी थी, जिसमें गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन अपन ने देखे थे। ठीक है, बहुगुणिता दो प्रकार की होती है, असुगुणिता और सुगुणिता। असुगुणिता में क्या होता है, एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि होती है, और सुगुणिता में क्या होता है, पूरा एक या एक से अधिक सेट में परिवर्तन होता है, संख्या में कमी ज़्यादा होती है। ठीक है, देखिए बाकी यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था और आज हमें आगे पढ़ना है यहाँ से स्वगुणिता का पादप प्रजनन में उपयोग क्या है। ठीक है, स्वगुणिता का पादप प्रजनन में उपयोग क्या है। पहले स्वगुणिता और पर बहुगुणिता होती क्या है वो अपन देखते हैं। तो हमने स्वगुणिता और ये यहाँ पर पढ़ी थी। ठीक है, ये स्वगुणिता देखिए, इसमें एक गुणिता या अगुणिता होती है, एक संजीन की केवल एक प्रति होती है, इसमें एक संजीन की दो प्रति होती है। तो द्विगुणिता और स्वत्रिगुणिता का मतलब एक संजीन की तीन प्रतियाँ होती है। ठीक है, पर बहुगुणिता में देखिए चार प्रतियाँ होती हैं, दो संजीन और प्रत्येक की दो दो प्रतियाँ, तो चार हो गई टोटल, और दो संजीन और तीन संजीन और प्रत्येक की दो दो प्रतियाँ, तो छः हो गई। ठीक है, ये हमने होता है। अब पढ़ते हैं अपन इसके बारे में कि स्वबहुगुणिता का पादप प्रजनन में उपयोग क्या है। देखिए पहली चीज, स्वबहुगुणिता का प्रभाव अलग अलग प्रजातियों में क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग प्रजातियों में स्वबहुगुणिता का प्रभाव अलग अलग होता है। इनमें से कुछ सामान्य प्रभावों का वर्णन हम द्विगुणित से तुलनात्मक आकार पर नीचे दिया गया है। अब पादप प्रजनन में उपयोग कैसे करते हैं उनका, तो कुछ प्रजातियों में स्वबहुगुणिता का प्रभाव आमाप एवं ओज पर अपेक्षाकृत अधिक होता है। आमाप यानी साइज, आकार यानी बीजों की साइज, और ओज यानी उनके गुणवत्ता पर ज़्यादातर प्रभाव पड़ता है स्वबहुगुणिता का। यानी जो प्योर अपने आप होती है तो वो एकदम शुद्ध रूप से फसल हमें किस्म प्राप्त होती है, और आमाप भी उसकी होती है अच्छी। ठीक है, दूसरा है सामान्यतः स्वबहुगुणिता की पत्तियां बड़ी एवं मोटी होती हैं, पुष्प, फल एवं बीज बड़े होते हैं, परंतु इनकी संख्या अपेक्षाकृत द्विगुणित से कम होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि सामान्यतः जो बहुगुणित स्वबहुगुणिता की जो पत्तियां होती है वो बड़ी व मोटी होती हैं, पुष्प, फल व बीज क्या होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। किसके मुकाबले द्विगुणित जो होते हैं उनमें कम होते हैं, अपेक्षाकृत द्विगुणित से ये कम होती हैं। ठीक है, लेकिन संख्या में क्या होती है, द्विगुणित से कम होती है। पत्तियां इनकी बड़ी एवं मोटी होती है, पुष्प, फल, बीज बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इनकी संख्या में ये कम होते हैं। तीसरा है अधिक क्रोमोसोम संख्या वाली प्रजातियों की अपेक्षा कम क्रोमोसोम संख्या वाली प्रजातियों में स्वबहुगुणिता के सफल होने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, ये कह रहा है तीसरा उपयोग के जिसमें अधिक क्रोमोसोम संख्या वाली प्रजातियों की अपेक्षा कम क्रोमोसोम संख्या वाली प्रजातियों में स्वबहुगुणिता के सफल होने की संभावना अधिक रहती है। अर्थात जिनमें कम गुणसूत्रों की संख्या हो वहाँ ये स्वगुणिता सफल होने की संभावना ज़्यादा रहती है, जिसमें ज़्यादा गुणसूत्रों की संख्या उसमें ये संभावना कम रहती है। आगे देखिए चौथा, स्वपरागित फसलों की अपेक्षा पर परागित फसलों में स्वबहुगुणिता के सफल होने की संभावना अधिक होती हैं। स्वपरागित फसलों की अपेक्षा पर परागित फसलों में, ठीक है, स्वपरागित जो अपने आप होता है उसकी अपेक्षा पानी द्वारा, कीट द्वारा, इस प्रकार से, यानी पादप के एक पुष्प का पर किसी प्रजाति के एक पुष्प के पादप का अन्य पौधे के किसी पुष्प पर जाकर पुंकेसर का गिरना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, पर परागण। और ये पर परागण स्वपरागण की तुलना में क्या होता है, ज्यादा सफल होने की संभावना रहती है। आगे देखिए, आगे है पर बहुगुणिता का प्रजनन में उपयोग क्या है। पर बहुगुणिता का प्रजनन में क्या उपयोग है। ठीक है, तो देखिए फसलों के सुधार में
स्वबहुगुणिता की अपेक्षा पर बहुगुणिता की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। फसलों के सुधार में स्वबहुगुणिता की अपेक्षा पर बहुगुणिता की जो होती हैं वो ज़्यादा उपयोगिता है। ठीक है, पर बहुगुणिता को दो प्रकार से फसलों में सुधार के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। कैसे? बहुगुणिता की सहायता से एक जाति के बहुत से लक्षण एक साथ ही दूसरी जाति में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। पादप प्रजनन में क्या कर सकते हैं, जो स्वबहुगुणिता होती है उसमें एक एक गुण लेके एक गुण को स्थानांतरण कर सकते हैं। लेकिन पर बहुगुणिता में क्या होता है, एक साथ एक जाति से दूसरी जाति में क्या, बहुत से लक्षण एक साथ। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा लक्षणों को क्या कर सकते हैं, अपने स्थानांतरित कर सकते हैं। 4 लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक जाति से दूसरे जाति में ले जा सकते हैं। जिन जातियों में सीधा संकर संभव नहीं होता है उनमें उभय द्विगुणित के द्वारा संकरण किए जाते हैं। जिन जातियों में सीधा संकर संभव ही नहीं होता है कि हाँ कोई मैच भी नहीं है, तो उनमें अपन क्या करते हैं, उभय द्विगुणित के द्वारा संकरण करते हैं। फिर बहुगुणिता द्वारा फसलों की बहुत सी नई जातियाँ निकाली गई है, बहुत सी नई जातियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, जैसे ट्रिटिकेल मानव निर्मित प्रथम बहुगुणित धान्य फसल है जो गेहूं एवं राई के संकरण से बनी है। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना इस चीज़ को अपने, कि जो ट्रिटिकेल है वो मानव निर्मित प्रथम पहली बहुगुणित धान्य यानी धान की फसल है। ठीक है, जो किस किस से बनाई गई है, जो गेहूं और राई के संकरण से उत्पन्न संकर गुणसूत्रों की संख्या को द्विगुणित करने से उत्पन्न हुई है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या को क्या किया गया है, द्विगुणित यानी सेट में जमा गया है, डबल किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, ये तो पर बहुगुणिता के दो उपयोग थे। ठीक है, कैसे अपन फसल सुधार में काम में ले सकते हैं। तो पहला क्या सुधार में काम कैसे ले सकते हैं, पहला अपन इस पर बहुगुणिता के द्वारा क्या कर सकते हैं, एक साथ कई लक्षणों को एक जाति से दूसरी जाति में ले जा सकते हैं। दूसरी साथ कई नई फसलें अपन है, नई फसलें, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज, एक ही डिफरेंट प्रकार की फसल अपन किस्म तैयार कर सकते हैं। जैसे ट्रिटिकेल एक धान की फसल है जो किससे बनाई गई है, गेहूं और राई से बनाई गई है। इनके बीच संकरण करवाकर बनाई गई है। आगे देखिए, षटगुणित गेहूं का उद्विकास यानी विकास कैसे हुआ। ठीक है, गेहूं एक पर बहुगुणित पौधा है। ठीक है, पर बहुगुणित पौधा है, बहुत से गुणसूत्र इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, 3 भिन्न जीनोम ए, बी एवं डी पाए जाते हैं। इसमें 3 प्रकार के जीनोम पाए जाते हैं, ए, बी और डी। इन जीनोम की स्रोत कौन कौन सी है? पहला जो जीनोम होता है वो किससे प्राप्त होता है, वो ट्रिटिकम मोनोकोकम से प्राप्त होता है। ठीक है, जीनोम बी कहाँ से प्राप्त होता है, अज्ञात प्रजाति जो कि संभवतः लुप्त हो चुकी है। अज्ञात प्रजाति से प्राप्त हुआ जो आजकल क्या हो सकती है, हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, यानी आज पूरे विश्व में वो कहीं नहीं पाई जाती है। आगे देखिए, फिर जीनोम डी क्या कहता है, जीनोम डी कौन सा है, एजिलोप्स। ये इन तीनों से मिलाकर बनाई गई है। किनसे? इन तीनों से मिलाकर बनाई गई है। ठीक है, देखिए इन तीनों से मिलकर बनाई गई हैं। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है कि क्या यही कि गेहूं का जो पौधा है उसमें कौन से जीन पाए जाते हैं और कहाँ से प्राप्त होते हैं, कहाँ से उनको प्राप्त किया गया है। ठीक है, 1 नंबर का सवाल ये पूछा जा सकता है। तो ये तो था हमारे जो बहुगुणिता के ऊपर। अब दूसरा हमारा चयन, सलेक्शन। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक है चयन या सलेक्शन, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, चयन क्या होता है, पूर्व स्थित जीन समूह चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम रूप से तैयार किया गया हो, में से उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधों को छांटकर अगली पीढ़ी में उन्हीं की संतति को उगाने की विधि को चयन करते हैं। चाहे प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए गए हैं जीन समूह या कृत्रिम रूप से, जो भी हमें जीन समूह प्राप्त हुए उनमें से उत्कृष्ट सबसे बेस्ट जीन समूह वाले लक्षणों वाले पौधों को छांटकर क्या करना, आगे उगाना, वो क्या कहलाता है, चयन कहलाता है। देखिए आगे, प्रकृति में सबसे अधिक अनुकूल पौधे ही पनप पाते हैं तथा अनुपयुक्त पौधे धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इसे प्राकृतिक चयन कहते हैं। जो सबसे प्रकृति के वातावरण से जो सबसे ज्यादा अनुकूल होते हैं वही क्या होते हैं, पनप पाते हैं, बाकी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ये प्रकृति द्वारा होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको अपन प्राकृतिक चयन कहते हैं। तथा जब मनुष्य आवश्यकता अनुकूल पौधों का चयन करते हो तो उसे कृत्रिम चयन कहते हैं। अब मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार के हाँ ये बेस्ट पौधे हैं, इनको अपन चयन कर लेते हैं, उनको चुन लेते हैं, तो ये कहलाता, मनुष्य द्वारा अगर चयन किया जाता है तो वो तो कृत्रिम होता है, और
प्रकृति द्वारा कुछ पौधे अपने आप नष्ट हो जाते हैं और उचित जो उस वातावरण में ढल जाते हैं, अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो प्राकृतिक चयन कहलाता है। अतः चयन का अभिप्राय होता है कि छांटे गए पौधों में अधिकतर लाभप्रद लक्षण विद्यमान हो। ठीक है, चयन का मेन उद्देश्य अर्थ क्या है कि जो पौधे हमने छांटे उनमें हमारे लाभदायक क्या हो, लक्षण उपस्थित हो। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वपरागित फसलों में दो विधियां अपनाई जाती है। दो तरीके से फिर चयन किया जाता है। स्वपरागित फसलों में अपना परागण जिसमें होता है प्राकृतिक रूप से, उसमें दो प्रकार से चयन किया जाता है, दो विधियां। पहला है समूह चयन। कैसे? समूह चयन में क्या होता है, किसी समष्टि में से एक समान उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधों को अलग छांटकर व उनके बीजों को एक साथ मिला देने की विधि को समूह चयन कहते हैं। उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधे छांटे और उनके सारे बीजों को क्या किया, एक साथ मिला दिया, इसे अपन समूह चयन कहते हैं। यानी एक पुंज के रूप में, गुच्छे के रूप में अपन बीजों को चयन करते हैं। समूह चयन के गुण क्या है? समूह चयन द्वारा अविकसित किस्में अपेक्षाकृत अधिक अनुकूलित होती है। इससे क्या होता है, अविकसित किस्में होती है वो अपेक्षाकृत अधिक अनुकूलित होती हैं। दूसरा है, इसके द्वारा विकसित किस्मों में बहुत आनुवांशिक विविधता उपस्थित होती है, बहुत ही ज़्यादा आनुवांशिक विविधता उपस्थित होती है। कैसे? क्योंकि हम जो समूह में बीज लेते हैं उसमें कुछ तो ऐसे बीज होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है, कुछ बहुत थोड़े कम होते हैं, तो वो मिक्सर होता है। तो इनमें जो आनुवांशिक विविधता भी उपस्थित होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जो ज़्यादा अच्छे पौधे होंगे वो अच्छी किस्म के होंगे, अच्छे उपज देंगे, अच्छे गुणों वाले होंगे। जो कम होंगे उनमें गुण और उपज कम होगी, तो विविधता ज़्यादा उपस्थित होती है। अतः इन किस्मों में पुनः चयन द्वारा सुधार किया जा सकता है। तो जो कम गुणवत्ता वाले होंगे उनको तो अपन त्याग देंगे और अच्छे वाले क्या होंगे, ज़्यादा ले लेंगे। जिससे क्या होता है, पुनः वापस चयन करते हैं, पुनः उन पौधों में से, उगाए गए पौधों में से छांटते हैं। तो खराब वालों को तो अपन साइड में रख देते हैं, बढ़िया वालों को वापस ले लेते हैं। यह विधि सबसे सरल प्रजनन विधि है। यह क्या है? सबसे सरल प्रजनन विधि है, सबसे सरल प्रजनन विधि है। इस विधि के उपयोग से शुद्ध वंशक्रम किस्मों का शुद्धिकरण किया जाता है, जो शुद्ध वंशक्रम वाली होती है। शुद्ध वंशक्रम का मतलब जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, ठीक है। ऐसी किस्मों का शुद्धिकरण और भी अच्छी तरीके से किया जा सकता है, जिनका चयन मतलब प्राकृतिक रूप से हुआ है, ठीक है। इस विधि द्वारा उनका शुद्धिकरण आसानी से किया जा सकता है। आगे देखिए, समूह चयन के दोष क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए, अब इस विधि के गुण तो अपन ने देख लिए, दोष क्या क्या हैं। तो इस विधि से विकसित किस्मों में समरूपता का अभाव होता है। समरूपता का अभाव होता है मतलब समान रूप से नहीं दिखाई देते। कुछ में अच्छे गुण होते हैं, कुछ में खराब गुण होते हैं, कुछ में गुण बढ़िया वाले गुण ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं। तो वो समरूपता, समानता नहीं दिखाई देती, ठीक है। फिर इस विधि से शुद्ध वंशक्रम चयन विधि की अपेक्षा कम सुधार होता है। इसमें शुद्ध वंशक्रम चयन विधि की अपेक्षा सुधार कम होता है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक रूप से अब हमने उसमें कुछ चयन किया ही नहीं है, ठीक है, हमने उनमें कुछ परिवर्तन किया ही नहीं है, तो उनका जो सुधार होगा वो अपेक्षाकृत कम ही होगा। कम क्यों होगा? कम इसलिए होगा क्योंकि प्राकृतिक रूप से चयन किए गए हैं, तो उनमें से जो थोड़े बहुत भी अच्छे होंगे वो भी आगे वाली किस्म में चले जाते हैं, ठीक है। तीसरा है, संतति परीक्षण न करने के कारण चयन किए गए पौधों का वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाता। अब इनकी संतति का अपन परीक्षण ही नहीं करते हैं, प्राकृतिक द्वारा वो चयन कर लिए जाते हैं, ठीक है, तो अपन उनका टेस्ट नहीं करते हैं, तो फिर वास्तविक जो मूल्यांकन होता है वो नहीं हो पाता। क्योंकि अगर अपन टेस्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने जो गुण चाहिए वो इस फसल में है, इस किस्म है या नहीं है, वो हमें पता चल जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, बीज प्रमाणीकरण के लिए इस विधि द्वारा विकसित किस्मों की पहचान मुश्किल होती है। इस विधि द्वारा जो बीज प्रमाणीकरण करना होता है वो मुश्किल हो जाता है। इस विधि से सुधार के लिए मूल समष्टि में आनुवंशिक विविधता का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। जो मूल समष्टि होती है, जो इन सब किस्म के सुधार का आधार होता है, जहाँ से सभी बीज प्राप्त होते हैं, उसमें आनुवंशिक विविधता उपस्थित होना जरूरी होता है। अगर विविधता ही नहीं होगी तो वो विविधता आनुवंशिक रूप से आगे वाली किस्म में जाएगी कैसे, ठीक है। फिर है शुद्ध वंशक्रम चयन। उससे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे समूह चयन होता है। तो विविधतापूर्ण समष्टि में से एक समान लक्षणों वाले 200 से 1000 उन्नत पौधों का अपन चयन करते हैं, ठीक है। एक साथ 200 से 1000 पौधे लिए। इन पौधों का चयन ओज, रोग रोधिता व अन्य उन्नत वांछनीय लक्षणों के लिए किया जाता है। अब इन पौधों को अपन किस आधार पर चुनते हैं कि उनकी ओज क्या है,
उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता कितनी है, उन्नत उपज कितनी है, ये सब वांछनीय जो लक्षण हमें चाहिए उस आधार पर अपन चुनते हैं पहले वर्ष में। ठीक है, चयनित पौधों के बीजों को एक साथ मिला दिया जाता है। अब इन सब पौधों को, जिसमें किसी में ओज ज़्यादा होगी, किसी में रोगों से लड़ने की ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उन सब के बीजों को आपस में मिलाकर अपन क्या कर देते हैं, एक साथ मिला दिया जाता है। दूसरे वर्ष में क्या करते हैं, मिश्रित बीज का प्रचलित किस्मों के साथ प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है। जो मिश्रित बीज होता है उनका प्रचलित किस्मों के साथ प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है। प्रचलित किस्मों का मानक के रूप में उपयोग किया जाता है। चयन से प्राप्त समष्टियों का सूक्ष्म मूल्यांकन किया जाता है। सूक्ष्म देखा जाता है कि भाई क्या गुण कौन कौन से हैं, आगे वाली पीढ़ी में कौन कौन से गुण आए हैं, कौन से नहीं आए। ठीक है, तीसरे से पांचवें वर्ष में मानक से उत्कृष्ट समष्टियों का समुचित उपज परीक्षण किया जाता है। जो मानक होता है, जो गुण हमें चाहिए, ठीक है, वो उन पौधों में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसका अपन किसी मानक से, किसी मान्य फसल से क्या करते हैं, अपन उपज परीक्षण करते हैं। ठीक है, उपज बराबर ज़्यादा हो रही है कि नहीं। सर्वोत्तम होने वाली नई किस्मों के रूप में विमोचन किया जाता है। जो सर्वोत्तम परीक्षण के बाद जो सबसे अच्छी हमें प्राप्त होती है उसका अपन विमोचन कर देते हैं। छठे वर्ष में क्या करते हैं, विमोचित किस्म के बीज का गुणन किया जाता है, अर्थात उनकी संख्या में वृद्धि की जाती है और ये बीज किसानों को उपलब्ध करा दिए जाते हैं। ये समूह वर्ण की विधि का रेखा चित्र। हाँ, आगे है शुद्ध वंशक्रम चयन। ठीक है, शुद्ध वंशक्रम चयन कैसे किया जाता है, तो देखिए, किसी स्वपरागित प्रजाति के एक पूर्णतया समयुग्मज पौधे की संततियों को शुद्ध वंशक्रम कहते हैं। जो स्वपरागित होती है, अपने आप जिसमें परागण होता है और उसमें सब एकदम गुण, उसकी उपज भी बढ़िया है, रोग से लड़ने की क्षमता भी बढ़िया है, ओज भी बढ़िया है, गुणवत्ता भी बढ़िया है, ऐसे पौधे को अपन क्या करते हैं, पौधे की संततियों को शुद्ध वंशक्रम कहते हैं, क्योंकि वो एकदम शुद्ध होता है और उसमें जो गुण हमें चाहिए वो सब होते हैं। ठीक है, किसी भी शुद्ध वंशक्रम के सभी पौधों का जीन प्रारूप एक समान होता है। जो शुद्ध वंशक्रम हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से उनमें परागण हुआ है, तो क्या होता है, उनके जो भी पौधे प्राप्त होते हैं उनका जीन प्रारूप समान होगा, एकदम समान होगा। ठीक है, परिणाम स्वरूप उनके लक्षणों में उपस्थित विविधता वंशानुगत न होकर केवल वातावरण के कारण होती है। अब उनमें जो लक्षण होते हैं, लक्षण प्रारूप में उपस्थित जो विविधता, जो भिन्नता पाई जाती है, वो वंशागत नहीं होती है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है, क्योंकि केवल वातावरण के कारण होती है। यह शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत है और शुद्ध वंशक्रम चयन विधि नीचे दे रखी है। अब शुद्ध वंशक्रम चयन विधि कैसी होती है, ठीक है, क्या करते हैं इसमें वो देखते हैं। देखिए, किसी विविधतापूर्ण किस्म या समष्टि में से 200 से 2000 उत्तम लक्षणों वाले पौधों का, जैसे पौधों की लंबाई, उत्तम लक्षण कौन से हम अपन देख सकते हैं उन पौधों में, पौधों की लंबाई कैसी है, पकने की अवधि कितनी है, ज़्यादा है, कम है, दानों का आकार कैसा है, छोटा है, बड़ा है, रोगों से लड़ने की क्षमता कैसी है, इन आधार पर क्या करते हैं अपन, किसी विविधतापूर्ण किस्म या समष्टि में से 200 से 2000 पौधे अपन चयन करते हैं। ठीक है, चयन किए गए पौधों को अलग अलग एकत्रित किया जाता है, इन सबको अलग अलग एकत्रित किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरे वर्ष में क्या करते हैं, चयन किए गए पौधों के बीजों से एकल पादप संततियां उगाते हैं, अर्थात एक पौधे के बीज से एक अलग कतार संतति उगाते हैं। ठीक है, यानी एक पौधे के बीज से क्या करते हैं, उस पौधे के बीज को क्या करते हैं अपन, एक ही कतार में उगाते हैं, एक ही लाइन में उगाते हैं। ठीक है, इन संततियों का दृष्टि मूल्यांकन करते हैं, यानी देखते हैं और देखकर मूल्यांकन करते हैं। कोई भी अपनी तकनीक द्वारा कोई भी अपन इन पर टेस्ट नहीं करते हैं। और सरलता से आके जा सकने वाले लक्षणों, जैसे पौधों की लंबाई, रोग रोधिता आदि का के लिए चयन कर लेते हैं। जो सरलता से अपन आके जा सकते हैं, देखते ही कि हाँ पौधे की लंबाई ज़्यादा है, कम है, रोग से लड़ने की उनमें क्षमता है कि नहीं है, ये सरलता से अपन आंक सकते हैं, तो क्या करते हैं अपन उनका चयन करते हैं। केवल उत्तम और उपयुक्त लक्षणों वाली कुछ 10 से 50 संततियों को अगले वर्ष के परीक्षण में शामिल करते हैं। 200 से 2000 हमने बोई और उत्तम और सबसे बेस्ट लक्षणों वाली जो फसल होती है उनमें से क्या करते हैं, 10 से 50 संततियों को अपन क्या करते हैं, अगले वर्ष के लिए बोने के लिए, परीक्षण के लिए शामिल करते हैं। फिर आगे देखिए, उन्नत संततियों का तीसरे वर्ष में क्या करते हैं, उन्नत संततियों का प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है। प्रारंभिक उपज परीक्षण अपन करते हैं। जो उन्नत संततियां हमें प्राप्त हुई है उनको क्या करते हैं अपन, प्रारंभिक उपज परीक्षण उनका अच्छे से करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रचलित उन्नत किस्मों का मानक के रूप में उपयोग करते हैं। जो प्रचलित उन्नत किस्म होती है उनका क्या करते हैं अपन, मानक के रूप में
उपज का परीक्षण करते हैं, प्रचलित उन्नत किस्मों का मानक के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या करते हैं, चौथे से छठे वर्ष में, चौथे वर्ष से छठे वर्ष में क्या करते हैं, उन्नत संततियों का समन्वित उपज परीक्षण करते हैं, फिर से उनका टेस्ट करते हैं, रोग रोधिता और गुणवत्ता का परीक्षण करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता कितनी है, ठीक है, और गुण कैसे हैं, गुणवत्ता कैसी है, उसका अपन टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं, और सर्वोत्तम संतति नई किस्म के रूप में विमोचित कर देते हैं। जो सबसे बेस्ट होती है उसको क्या कर देते हैं कि हाँ ये भाई एक नई किस्म हमें प्राप्त हुई है, इसके आप इसका उपयोग करें। ठीक है, और उसको विमोचित कर देते हैं। फिर विमोचित किस्म के बीज का गुणन किया जाता है, यानी उनके बीजों का उत्पादन किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या। अब इस शुद्ध वंशक्रम विधि के गुण क्या है? देखिए, किसी भी विविधतापूर्ण समष्टि में सर्वाधिक सुधार होता है, सबसे ज़्यादा सुधार होता है शुद्ध वंशक्रम के कारण। ठीक है, आगे देखिए, विकसित किस्मों में शुद्ध वंशक्रम के कारण क्या होता है, इनमें आनुवांशिक विविधता का पूर्ण अभाव होता है। अब बिल्कुल एक समान जीन प्रारूप है तो कैसे उनमें विविधता आएगी? ठीक है, उनके जीनों की, गुणसूत्रों की संख्या, सब चीज़ें समान है तो उनमें विविधता आनी कैसे? आ ही नहीं सकती। ठीक है, विविधता उनमें कैसे आ सकती है? आनुवांशिक तो आ ही नहीं सकती। बस वो जिस वातावरण में रह रहे हैं उस वातावरण में अगर परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, तो उन परिवर्तन के कारण क्या होता है, उनकी पीढ़ी में जो पौधे उस समय उगे हुए हैं उनमें परिवर्तन आ सकता है। लेकिन वो भी परिवर्तन क्या होते हैं, आनुवांशिक नहीं होते हैं, अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं। तो आनुवांशिक विविधता का तो पूर्ण अभाव होता है, पूर्ण तरीके से अभाव होता है। तो सवाल अगर पूछ ले कि आनुवांशिक विविधता का पूर्णतः अभाव किस विधि में होता है, किस चयन में होता है, तो वो होता है किसमें? शुद्ध वंशक्रम चयन में होता है। ठीक है, तीसरा गुण क्या है, विकसित किस्म को बीज प्रमाणीकरण के लिए पहचानना बहुत ही आसान होता है। विकसित जो किस्म होती है उनको बीज, उनमें से किन पौधों के बीजों को अपन क्या करें, प्रमाणीकृत करें, वो पहचानना आसान है, क्योंकि गुण ही अपन ऐसे लेते हैं। पौधे की लंबाई हमें देखते ही, आंखों से देखते ही पता चल जाता है कि पौधा लंबाई में कैसा है। उसमें रोग लगे हुए होंगे तो वो रोगों से लड़ने की उसमें क्षमता नहीं है, और अगर कोई प्रकार का रोग नहीं है मतलब उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता है पूरी। ठीक है, तो ये अपन बहुत आसानी से उनको पहचान सकते हैं। फिर देखिए, शुद्ध वंशक्रम चयन, शुद्ध वंशक्रम चयन के दोष क्या क्या है? आगे देखिए, इस विधि की सफलता के लिए मूल किस्म में आनुवांशिक विविधता का होना, उपस्थित होना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं इसमें, इसीलिए क्या होना चाहिए कि जो मूल किस्म है उसमें आनुवांशिक विविधता होनी चाहिए, यानी उनमें विभिन्नता तो होनी चाहिए, वो भी आनुवांशिक, ऐसी विभिन्नता जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाए। विकसित किस्म का अनुकूलन मूल किस्म की अपेक्षा कम हो सकता है। इसमें दूसरा दोष क्या है कि जो विकसित किस्म हम प्राप्त कर रहे हैं वो वातावरण के प्रति अनुकूलन हो, इसकी संभावना कम होती है। ठीक है, समूह चयन की अपेक्षा अधिक समय लगता है, श्रम और धन की आवश्यकता अधिक होती है। समूह में अपन चयन करते हैं तो अपन को छांटना नहीं पड़ता, सबको मिक्स किया, बो दिया। लेकिन इसमें क्या करते हैं, समय अधिक लगता है। ठीक है, समय अधिक लगता है, मेहनत भी अधिक लगती है, और धन की भी आवश्यकता ज़्यादा होती, पैसा भी ज़्यादा लगता है। अब शुद्ध वंशक्रम चयन और समूह चयन, दो चयन में अपन ने पढ़े, दो प्रकार के। इनका क्या करते हैं अपन, तुलनात्मक अध्ययन, अंतर क्या है वो पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, विकसित जो किस्म होती है एक शुद्ध वंशक्रम से आती है, इसमें कई शुद्ध वंशक्रमों का मिश्रण होता है, इसमें कई शुद्ध वंशक्रम मिश्रों का मिश्रण होता है। ठीक है, नई किस्म की अनुकूलता के आधार पर शुद्ध वंशक्रम में क्या होता है, मूल किस्म से कम होती है। जो अनुकूलता होती है, नई किस्म अपन ने लाई है, वो मूल किस्म से उसकी अनुकूलता कम होती है। वो मूल किस्म वातावरण के प्रति ज़्यादा अनुकूल होती है, जबकि ये किस्म वातावरण के प्रति कम अनुकूल होती है। अब समूह चयन में क्या होता है, मूल किस्म के समान ही होती है, जीन प्रारूप एकदम समान है तो उनमें कोई अंतर भी नहीं आएगा। ठीक है, जैसा वातावरण उनकी मूल किस्म को मिला था वो भी इसी ऐसे वातावरण में आराम से नई किस्म भी उसी वातावरण में आराम से अनुकूलन कर देगी। नई किस्म का उत्पाद कैसा होता है? ठीक है, इसमें समरूप होता है, एकदम समान होता है। ठीक है, समान, इसमें अपेक्षाकृत थोड़ा बहुत विविधतापूर्ण हो सकता है। बीज प्रमाणीकरण के लिए पहचान कैसी है? सरल होती है, शुद्ध वंशक्रम चयन में सरल होती है, देखकर आराम से पहचान सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होती है, कठिन होती है समूह चयन में। नई किस्म को विमोचित होने में लगा समय, नई किस्म विकसित होने में जो शुद्ध वंशक्रम में कितना वर्ष लगा है, 7 वर्ष का, 8 वर्ष का, और समूह चयन में 7 वर्ष का समय लगता है। यानी इसमें 1 साल, शुद्ध वंशक्रम में क्या होता है, 1 साल अधिक लगता है।
नई किस्म में पुनः चयन का प्रभाव कैसा होता है? अगर नई किस्म से अगर पुनः चयन करते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो इसका प्रभावहीन होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता शुद्ध वंशक्रम चयन से, क्योंकि आनुवांशिक विविधता का अभाव होता है। तो अपन पुनः चयन करेंगे फिर बोएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आनुवांशिक जो गुण आनुवांशिक होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वैसे भी आगे चले आए हैं। अब अपन ने उसको 8 साल तक उगा दिया है और फिर अपन करें उसका क्या चयन करें तो हमें वही चीज़ें प्राप्त होगी जो पिछले 7 सालों से प्राप्त हो रही है। ठीक है, समूह चयन में ये प्रभावशाली होता है, क्योंकि अच्छी अच्छी किस्मों को अपन टाल लेते हैं, जो रोगी होती है उन किस्मों को अलग रख लेते हैं, जिनमें रोग से लड़ने की क्षमता उनको ले लेते हैं। तो ये क्या होता है, चयन पुनः चयन का प्रभाव और प्रभावशाली होगा। हम लास्ट में जो सबसे बेस्ट हमें फसल प्राप्त हुई है उसमें भी कुछ ना कुछ कमी होती है, तो कमियों वाली को तो बाहर कर देते हैं और बढ़िया वाली को अपन चयन कर लेते हैं। तो क्या होता है, आगे जो नई किस्म आएगी वो भी बढ़िया होगी। आगे देखिए, फसल की परागण विधि। फसल परागण की विधि शुद्ध वंशक्रम में कौन सी होती है? स्वपरागण होती है, अपने आप परागण होता है, वो विधि काम में ली होती है सिर्फ। ठीक है, समूह चयन में अपन स्वपरागण और परपरागण दोनों होते हैं। ठीक है, 8वां अंतर क्या है कि नई किस्म में आनुवांशिक विविधता कैसी होती है? क्या नई किस्म में जो गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं? तो शुद्ध वंशक्रम चयन में आनुवांशिक विविधता अनुपस्थित होती है, नहीं, कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, और समूह चयन में उपस्थित होती है। फिर है संतति चयन। संतति चयन सदैव किया जाता है। इसमें क्या होता है, संतति चयन सदैव किया जाता है, साधारणतः नहीं किया जाता है समूह चयन में। सुधार का परिणाम क्या होता है? सर्वाधिक होता है। शुद्ध वंशक्रम से चयन से सुधार का परिणाम सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा। यह सर्वाधिक से कम होता है, इसमें भी सुधार तो होता है लेकिन शुद्ध वंशक्रम से क्या होता है, कम होता है। आगे देखिए, परपरागित फसलों में अपन चयन कैसे कर सकते हैं? वो स्वपरागित में तो हो गया, परपरागण में कैसे कर सकते हैं? ठीक है, परपरागित इन फसलों में उपयोग में लाई जाने वाली अनेक विधियां हैं। इनमें से कुछ मुख्यतः विधियां देखिए निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहली है समूह चयन और दूसरी है आवर्ती चयन। हमने जो ऊपर पढ़ी है शुद्ध वंशक्रम और समूह चयन, वो पढ़ी थी किसके लिए? वो पढ़ी थी अपन ने स्वपरागित फसलों के लिए। अब अपन परपरागण जिसमें होता है उसमें अपन देखते हैं। ठीक है, उसमें चयन की विधियां कौन सी है? तो इसमें पहला देखे समूह चयन। परपरागित फसलों में सुधार की सबसे पुरानी विधि है। परपरागित फसलों में सुधार की सबसे पुरानी विधि पूछ ले कौन सी है, तो वो है समूह चयन। कौन सी है? समूह चयन। ठीक है, इस विधि की सफलता पादप प्रजनक की योग्यता तथा जनसंख्या में उपस्थित वंशानुगत विभिन्नता पर निर्भर करती है। अब ये विधि सफल होगी कि नहीं होगी, ये 2 बातों पर निर्भर करती है। पहली बात तो है जो पादप प्रजनन, यानी जो व्यक्ति, जो किसान, जो भी वैज्ञानिक अगर उन्हें उगा रहा है तो उसकी योग्यता कैसी है, वो बेस्ट है काम करने में, तो फसल भी बेस्ट ही प्राप्त होगी। ठीक है, और जनसंख्या में उपस्थित वंशानुगत विभिन्नता पर निर्भर करती हैं। ठीक है, जो पौधे हैं, जो किस्म पौधे अपन ने लिए हैं अपने प्रयोग के लिए, उसमें अगर वंशानुगत विविधता बढ़िया होगी, ज़्यादा होगी, तो किस्म भी बढ़िया ज़्यादा अच्छी प्राप्त होगी। अगर वंशानुगत विविधता नहीं होगी, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली विविधता नहीं होगी, तो क्या होगा? तो क्या होगा, जो फसल प्राप्त होगी वो अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो इस विधि की सफलता किस पर? एक तो उगाने वाले की योग्यता पर निर्भर करती है और एक जनसंख्या में उपस्थित वंशानुगत विभिन्नता पर निर्भर करती है। देखिए, समूह चयन में अच्छे व वांछनीय लक्षण प्रारूप वाले बहुत से पौधे चुने जाते हैं। समूह चयन में अपन क्या करते हैं, अच्छे और वांछनीय लक्षणों वाले, अच्छे लक्षणों वाले और जो लक्षण हमें चाहिए उन लक्षणों वाले पौधों को समूह में चुना जाता है। ठीक है, इन पौधों पर मुक्त परागण अथवा प्राकृतिक परागण द्वारा उत्पन्न बीजों को एकत्रित कर आपस में मिला दिया जाता है। इसमें जो मुक्त परागण अथवा प्राकृतिक जो परागण जिनमें होता है, उन पौधों के बीजों को एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं और आपस में मिला लेते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को पुनः दोहराया जाता है। एकत्रित बीजों को एकत्रित किया और उनको आपस में मिला दिया, फिर क्या करते हैं, इन पौधों को उगाते हैं जो एकत्रित बीज किए, फिर पौधों से बीज प्राप्त होते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, अपन एकत्रित करते हैं, फिर उगाते हैं। तो ये इस प्रक्रिया को पुनः दोहराया जाता है, बार बार दोहराया जाता है। इस प्रकार प्राप्त बीजों के मिश्रण से अगली पीढ़ी उगाई जाती है और इस विधि की सफलता पादप प्रजनन की योग्यता पर निर्भर करती है और जनसंख्या में उपस्थित वंशानुगत विभिन्नता पर निर्भर करती है। बढ़िया गुणों वाले अपन पादपों के बीजों को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, उगाते हैं, फिर अगली पीढ़ी प्राप्त हुई, उससे बढ़िया गुण वाले जो पादपों के बीज होते हैं उनको एकत्रित करते हैं, उगाते हैं, एकत्रित करते हैं, उगाते हैं। ठीक है, ये बार बार उगाते रहते हैं। ये था समूह चयन पर परागित फसलों में। अब है आवर्ती चयन।
आवर्ती चयन क्या होता है? तो देखिए, आवर्ती चयन का विचार सर्वप्रथम हेज व गार्बर ने 1919 में और ईस्ट व जोन्स ने 1920 में स्वतंत्र रूप से दिया था। सबसे पहले स्वतंत्र रूप से आवर्ती चयन का जो विचार किसने दिया था? हेज व गार्बर ने 1919 में। ठीक है, पूछ सकता है सवाल कि आवर्ती चयन को सबसे पहले किसने बताया था? ठीक है, और ईस्ट व जोन्स थे, उन्होंने 1920 में दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पूछ ले तो वो हेज एवं गार्बर था। ठीक है, आवर्ती चयन का उद्देश्य परपरागित फसलों में किसी एक विशेष लक्षण के लिए अधिक से अधिक ऐच्छिक जीनों को एक जनसंख्या में एकत्रित करना होता है। ठीक है, अब आवर्ती लक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो परपरागित फसलें होती हैं, उन फसलों में किसी एक विशेष लक्षण को, एक विशेष लक्षण बोल रहा है अभी ये, यानी एक साथ ज्यादा लक्षणों की बात नहीं कर रहा, किसी एक विशेष लक्षण के लिए क्या करता है? अधिक से अधिक ऐच्छिक जीनों को एक जनसंख्या में एकत्रित करना होता है। यानी एक विशेष लक्षण को, एक विशेष लक्षण के लिए अधिक से अधिक ऐच्छिक जीन, जो इच्छित जीन होते हैं, उनको एक जनसंख्या में एकत्रित करना होता है। एक प्रकार के पौधों में उन सब गुणों को लाना होता है, तथा साथ ही साथ जनसंख्या में आनुवांशिक विविधता भी बनी रहे। ये भी ध्यान रखना है कि जो गुण अपन एक सब जगह से चयन करके एक पौधे में ला रहे हैं, तो जिस पौधे में लाए हैं उसमें आनुवांशिक विविधता भी होनी चाहिए, वो उन गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जा सकता हो, ऐसी उसमें क्षमता भी होनी चाहिए। ठीक है, अब आवर्ती चयन मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। देखिए, पहला है सरल आवर्ती चयन। ठीक है, एक है सरल आवर्ती चयन, दूसरा है सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन, फिर विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन, और फिर व्युत्क्रम आवर्ती चयन। ठीक है, देखिए सरल आवर्ती चयन क्या होता है, कैसे करते हैं? सरल आवर्ती चयन एवं अन्य आवर्ती चयन विधियां मूलतः भुट्टे से पंक्ति के रूपांतरण है। भुट्टे के जो पंक्ति के रूपांतरण है, ये जो आवर्ती चयन होती हैं, ये मुख्यतः किसकी? भुट्टा जो आता है उसके चयन पंक्ति के रूपांतरण है। तो देखिए आगे हमें ये दे रखा है, परपरागित फसलों में समूह का चयन कैसे किया जाता है, वो अपन ने वहां पर देख लिया है। ये नीचे दे रखा है सरल आवर्ती विधि का क्या सामान्य रेखा चित्र दे रखा है, जो अपन ने पढ़ा है। ठीक है, देखिए पहले वर्ष में अपन क्या करते हैं? कई उन्नत लक्षण प्रारूप वाले पौधों का अपन चयन करते हैं। कई उन्नत लक्षण वाले पौधों का चयन करते हैं, जिसमें लक्षण पाए जाते हैं और जो सबसे बेस्ट होते हैं उनका अपन चयन करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, चयनित पौधों में स्वपरागण किया जाता है। अब स्वपरागण किया जाता है, जिन पौधों का अपन ने चयन किया उनका स्वपरागण करते हैं। ठीक है, फिर चयनित पौधों के बीजों को अलग अलग एकत्रित करते हैं। जो भी पौधे अपन ने चयन किए हैं, उगाया है, ठीक है, परागण करवाया है, उनसे जो बीज प्राप्त होते हैं उनको अलग अलग एकत्रित करते हैं और इन बीजों का मूल्यांकन करके उन्नत बीजों का चयन करते हैं। फिर उन बीजों का टेस्ट करते हैं और जो सबसे बेस्ट बीज होते हैं उनका चयन कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे वर्ष में क्या करते हैं? दूसरे वर्ष में देखिए, उपयुक्त चयनित बीज से एकल पादप संततियां उगाते हैं। जो भी बीज अपन ने प्राप्त किए हैं उनसे क्या करते हैं? एकल पादप संततियां उगाते हैं। सभी संततियों का क्या करते हैं? आपस में संकरण कराते हैं। इन सभी संततियों का आपस में अपन संकरण करवाते हैं। ठीक है, सभी संकरणों से प्राप्त बीजों के बराबर परिमाण का एक साथ मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, जो चयनित बीज से उनसे एकल पादप संततियां, जो भी बीज चयन किए हैं, ठीक है, और अलग अलग एकत्रित किए थे, उन सब अलग अलग एकत्रित बीजों का एक एक लाइन में उगाते हैं। ठीक है, एक लाइन में एक गुण वाले बीज, दूसरे लाइन में दूसरे गुण वाले बीज। ठीक है, फिर इनसे जो सभी संततियां हमें प्राप्त होती हैं, जो पौधे प्राप्त होते हैं, उनका आपस में ही संकरण करवाते हैं। ठीक है, और सभी संकरणों से जो प्राप्त बीजों के बराबर परिमाण का एक साथ मिश्रण बनाते हैं। जो भी बीज हमें प्राप्त होते हैं उनका फिर से मिश्रित करते हैं। इस प्रकार प्रथम चयन चक्र पूरा हो जाता है। इस प्रकार से पहला चयन चक्र पूरा हो जाता है। फिर तीसरे वर्ष में क्या करते हैं? उपयुक्त मिश्रित बीजों को उगाते हैं और प्रथम वर्ष की क्रियाओं को दोहराते हैं। फिर से अपन जो मिश्रित बीज होते हैं उनको उगाते हैं और फिर से जो पहले वर्ष में अपन ने क्रियाएं की, स्वपरागण कराते हैं। ठीक है, फिर जो भी बीज हमें प्राप्त होते हैं उनको अलग अलग एकत्रित करते हैं। तो प्रथम वर्ष की क्रियाओं को दोहराते हैं। ठीक है, चौथा वर्ष, चतुर्थ वर्ष में अपन क्या करते हैं? अब द्वितीय वर्ष की क्रियाओं को दोहराते हैं। द्वितीय वर्ष में अपन फिर से हमें जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं उनको अपन क्या करते हैं? उनको है जैसे कि जैसे एकल संतति में उगाते हैं और ठीक है, और बीज प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस प्रकार द्वितीय चयन प्रक्रिया क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। इस प्रकार से ये लगातार जब तक हमें इच्छित गुणों वाले पौधे प्राप्त नहीं हो जाते, हम क्या करते हैं?
इनको उगाते रहते हैं। ठीक है, देखिए सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन। अगला जो हमारा आवर्ती चयन की विधि है वो है, पहली तो अपन ने सरल आवर्ती चयन देखी। अब देखिए दूसरी हम देखते हैं सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन। इसका प्रस्ताव किसने लिया था? इसका प्रस्ताव जैकिंसन ने 1940 में दिया था। और सरल आवर्ती चयन का प्रस्ताव किसने दिया था? हेवग-होबर ने दिया था। ठीक है, अब इस विधि में क्या करते हैं, पहले वर्ष में किसी समष्टि से कई उन्नत पौधों का चयन करते हैं। चयनित पौधों में स्वपरागण होने देते हैं। ठीक है, बढ़िया गुणों वाले पौधों का तो अपन चयन करते हैं और जो पौधे चयन किए उनमें अपने आप परागण होने देते हैं। साथ ही सामान्य संयोजन क्षमता पता करने के लिए किसी परीक्षक विभेद के पौधों से संकरित करते हैं। ठीक है, फिर चयनित पौधों को नर जनक के रूप में एक परीक्षक विभेद के 8 से 10 पौधों से संकरित कराते हैं। जो नर जनक होता है उसका मादा जनकों के साथ क्या करते हैं? संकरित कराते हैं। प्रत्येक चयन के लिए किए गए पौधे के स्वपरागण तथा परीक्षार्थ संकरण से उत्पन्न बीजों को अलग अलग एकत्रित करते हैं। ठीक है, अब परागण जो होता है परीक्षार्थ संकरण के लिए, परीक्षण के लिए उनको अलग अलग एकत्रित करते हैं। दूसरे वर्ष में क्या करते हैं? सभी पौधों की परीक्षार्थ संकरण संततियों को एक बार पुनरावर्तित उपज परीक्षण में उगाते हैं, फिर से उगाते हैं उनको। उत्कृष्ट संततियों को फिर छांट लेते हैं, जो बढ़िया संतति हमें प्राप्त होती है उनको छांट लेते हैं। और इन पौधों की सामान्य संयोजन क्षमता अन्य व्यक्तिगत पौधों से अधिक होती है। इनकी संयोजन क्षमता दूसरों से अलग होती है, अधिक होती है। तीसरे वर्ष में क्या करते हैं अपन? उत्कृष्ट परीक्षार्थ संकरण संतति उत्पन्न करने वाले पौधों के स्वपरागित बीजों से एकल पादप संततियाँ उगाते हैं। जो बेस्ट होती है उनको अपन एकल संततियों में वापस उगाते हैं। ठीक है, सभी संततियों का आपस में सभी संभव संयोजनों में संकरण कराते हैं। सभी जो संततियाँ होती हैं उनका आपस में अपनी सभी संयोजनों में संकरण कराते हैं और सभी संकरणों से प्राप्त बीजों का बराबर मात्रा में मिश्रण बनाते हैं, फिर बराबर मात्रा में इनका मिश्रण बनाते हैं। इस प्रकार प्रथम चयन चक्र पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार पहला चक्र पूर्ण हो जाता है। चौथे वर्ष में क्या करते हैं? मिश्रित बीजों को उगाते हैं और वापस पहले वर्ष की क्रियाओं को दोहराते हैं। ठीक है, पांचवें वर्ष में क्या करते हैं अपन? द्वितीय वर्ष की क्रियाओं को वापस उगाते हैं, फिर मिश्रित करते हैं, मिश्रित बीजों को फिर से उगाते हैं। तीसरे वर्ष में ये फिर क्रियाएं दोहराते हैं और इस प्रकार द्वितीय चयन चक्र पूरा हो जाता है। इस प्रकार ये दूसरा चयन चक्र हमें पूरा हो जाता है। ठीक है, चौथा है विशिष्ट संयोजन, तो तीसरा है विशिष्ट संयोजन क्षमता। ये अपन आने वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो भी आज अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।